सत श्री अकाल। और आप सब जानते हैं, आदाब भी कह सकता हूं आपको और प्रणाम भी कर रहा हूं। और इस वक्त आप जानते हैं कि हम लोग आज एक बार फिर लाल चौक पे हैं, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और उसमें लाल चौक पीछे थोड़ी देर बाद अभी अब 7 बजने को है और लाल चौक में आप थोड़ी देर में उस 7 बजे का जो घंटा, चूंकि ये घंटा घर है तो घंटा बजना शुरू हो जाएगा, वो आप जरूर देखेंगे, जरूर सुनेंगे आप। ये हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं। लेकिन ये क्यों बता रहे हैं हम, आज लगातार दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन इसी लाल चौक से हम इस न्यूज पॉइंट को लेकर आ रहे हैं। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, और लगातार आप जान रहे हैं हम लोग, हमारी टीम जम्मू कश्मीर में घूम रही है। लेकिन इसी बीच ये देखिए घंटा बजना शुरू हो गया है। लाल चौक का ये घंटा ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस घंटे को सुनाना था, इसलिए कुछ सेकंड पहले हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। और ये 7 बज गए और ये घंटा बहुत कुछ बताता है। ये इस शहर की शान है और इस शहर की शान ये घंटा घर नहीं बल्कि लाल चौक है। लाल चौक को लेकर बहुत सारी बातें होती रही, लेकिन अब इसी लाल चौक से आज जब हम ये कार्यक्रम दूसरे दिन लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में अब बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बदलते हुए इस परिवेश में, माहौल में सियासत कितना बदल चुकी है, इसकी चर्चा ज्यादा जरूरी है। और उसी सियासत को समझने के लिए हम यहां पहुंचे हुए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव है। लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ साथ जो खास बात है वो ये है कि यहां से बाहर जो चल रहा है, यानी जो चीजें चल रही हैं सीधे वहां देश की सियासत में, उस पर नजर डालना जरूरी है। दरअसल आज राहुल गांधी ने एक्स पर एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि बीजेपी मेरे खिलाफ नफरत जो फैला रही है, और वो भी तब से जब से मैं अमेरिका में भाषण दे के आया हूं। अमेरिका में मैं यात्रा जो गया था, उस यात्रा में मैंने जो बातें अपनी कही हैं, उसके बाद से बीजेपी नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। और नफरत फैला क्यों रही है, उसमें उन्होंने एक अपने भाषण के हिस्से को, अंश को साझा किया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए मैंने कहा क्या था, लेकिन बीजेपी नफरत किस ढंग से फैला रही है। आइए उस हिस्से को, उनके भाषण के, राहुल गांधी के भाषण के उस पार्ट को सुन लेते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी के अलावा और भी बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं, वहां क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। इधर आज मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू में थे और अमित शाह जम्मू कश्मीर में 5 रैलियां करके जा चुके हैं और वहां इन दोनों के बीच भी कुछ तकरार की बातें आई हैं, ये सब भी समझेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी ने एक्स पर जो लिखा है और उसके साथ साथ जो उन्होंने वीडियो साझा किया है वो देखना जरूरी है। देखिए जरा। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states. Certain languages are inferior to other languages. Certain religions are inferior to other religions. Certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history. All of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. The fight is about what type of India we are going to have. Are we going to have an India where people are allowed to believe what they want to believe? People are allowed to respect what they want to respect, say what they want to say, listen to what they want to here, or are we going to have an India where only few limited people can decide what is going to happen? And the problem is these people don't understand India. वो समझ ही नहीं आती उनको।
तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। यहाँ राहुल गांधी ने जो बातें कही थी अमेरिका में, वही बात यहाँ रिपीट करते हुए, यानी उसी वीडियो को साझा करते हुए यहाँ राहुल गांधी ने एक एक्स पर इस वीडियो को साझा किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीजेपी किस प्रकार मेरे खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। तो ये राहुल गांधी, लेकिन इसी मामले को लेकर यहाँ देश में जो कुछ हुआ था, और उसमें हुआ था नहीं बल्कि हो रहा है इस वक्त भी, और जिसमें राहुल गांधी की जीभ काटने से लेकर जीभ दागने तक, और उसके अलावा उनका हश्र इंदिरा गांधी जैसा करने तक, उनकी दादी जैसा करने तक, और उसके अलावा उनको आतंकवादी और देशद्रोही और देश से बाहर निकाल देने तक की जो बातें होती रही हैं, इन बातों का जिक्र करते हुए आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जम्मू में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन इन बातों को लेते हुए जो उन्होंने कही है अपनी बातें, आइए जरा सुनते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू में थे और जम्मू में रहते हुए उन्होंने सीधा हमला नरेंद्र मोदी की सरकार पर किया कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। सुनिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को। उनके पास कोई एक एजेंडा नहीं है और हमेशा बीजेपी और आरएसएस ये कहते रहते हैं कि हमारे लीडरों का जबान काटने की बात करते हैं। उनके जो एमएलए है, एमपीज है, वो कहते हैं अगर कोई सच बात बोले तो हम राहुल जी का जबान काट देंगे। और राहुल जी का असर ऐसा हो गया जैसा उनका दादी का हुआ है। और ऐसी भड़काऊ बात करने वाले कौन है? बीजेपी और आरएसएस, उनके एमपी, उनके एमएलए। क्यों मोदी उनको बंद नहीं कर रहे? क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्योंकि वो आरएसएस भी डरते हैं, एमएलए से भी डरते हैं, उनके एमपी से भी डरते हैं, या नहीं तो वो प्रोत्साहित करते हैं, चलो मैं ऐसा ही बोलता हूं, आप बोलते जाओ, गालियां देते जाओ। ये उन्होंने हर तरफ एनकरेज करते जा रहे हैं और यहां तक भी राहुल जी को आतंकवादी बोला। यानी राहुल की जबान काटने की बात, राहुल जी को आतंकवादी बोलने की बात और राहुल जी को देशद्रोही बोलने की बात, ये सब कौन कर रहे हैं? बीजेपी। भड़काने की बात करते हैं। तो अगर कोई डराने की बात करता है, कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं। और ऐसे जो डराने की बात करने वाले हैं, ये तो आजादी के वक्त भी डर के घर में बैठे थे। देश के लिए लड़े हमारे लोग, कांग्रेस के लोग, मरे कांग्रेस के लोग। और गांधी फैमिली में इतने लोग अपनी कुर्बानी दिए, आपके पास कोई है ऐसा देश के लिए? एक कुर्बानी देकर बहुत बहादुरी देश के लिए दिखाया। यहाँ महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, उन्होंने जान दी देश के एकता के लिए, देश के अखंडता के लिए, देश के भलाई के लिए। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी देश में। तो यहाँ सुन रहे थे आप मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो साफ साफ कह रहे थे कि देश में इतने लोगों ने, महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब ने देश के लिए शहादत दी। और लेकिन यहाँ राहुल गांधी के लिए जो कुछ कहा जा रहा है और उनकी दादी की तरह उनका हश्र किया जाएगा, जो पहले मैं बता चुका हूँ, ये सारी बातें अगर कही जा रही हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रधानमंत्री का शय है। प्रधानमंत्री को ऐसे आतंकवादी विचारों पर प्रहार करना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए। और ये बातें यहाँ पर कहते हुए कहीं ना कहीं सुनाई
पड़ रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आज जम्मू रीजन में पहुंचे थे, लेकिन इसी जम्मू कश्मीर में चुनाव जो 3 चरणों में हो रहा है, जिसमें से एक चरण का चुनाव, एक फेज का चुनाव समाप्त हो चुका है 18 तारीख को। अब दूसरे फेज का चुनाव 25 तारीख को है और जहां हम अभी मौजूद हैं ये लाल चौक, और यहां पर भी ये लाल चौक अपने आप में विधानसभा है और यहां पर भी 25 तारीख को चुनाव है। लेकिन कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इसके बाद 1 अक्टूबर को भी चुनाव होना है और 90 सीटें हैं विधानसभा की, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन इसी कश्मीर में आज 5 सभाओं को, अलग अलग सभाओं को संबोधित किया देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। और अमित शाह ने सीधा सीधा हमला तो किया ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी मजबूती के साथ यहां फाइट करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो अपनी बात रख रहे थे तो थोड़ा लुभाने वाले बात भी कर रहे हैं। 370 खत्म करेंगे, 370 फिर से बहाल करेंगे, या यहां पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे जम्मू कश्मीर को, फिर से लद्दाख को मिला देंगे, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे आज। और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई बात कही है अभी पिछले दिनों इसी चुनाव में, और न ही आज अमित शाह कह रहे थे। लेकिन अमित शाह ने जो बातें कही हैं, उन्होंने कही है कि ईद और मुहर्रम पर 2-2 गैस सिलेंडर हम देंगे, ईद और मुहर्रम पर, याद कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि यहां हर महिला परिवार को, महिलाओं को, हर परिवार की महिला को 18,000 रुपया हम सालाना देंगे, सालाना 18,000 रुपया। ईद और मुहर्रम पे 2-2 गैस सिलेंडर। अब ये उत्तर प्रदेश वाले पूछेंगे कि यहां तो आप बकरीद और ईद की बात कर रहे थे, उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। लेकिन पहले सुन लेते हैं एक छोटी सी बाइट, 10 सेकंड की बाइट अमित शाह की, उनकी जुबानी, मेरी जुबानी नहीं, उनकी जुबानी, क्या कह रहे थे, सुनिए। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, 2 गैस के सिलेंडर। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, 2 गैस के सिलेंडर। तो सुन रहे थे आप, ईद और मुहर्रम के मौके पर, ईद के मौके पर और मुहर्रम के मौके पर 2 गैस सिलेंडर, यानी ईद मुहर्रम दोनों मिला दिए, उस पर 2 गैस सिलेंडर, यानी कि एक हो सकता है ईद पे दे, एक मुहर्रम के मौके पे दें। ये बात यहां कह रहे हैं। चलिए, कुछ तो कह रहे हैं और इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्या ये सही कह रहे हैं। लेकिन जब यहीं पर अभी इनसे पहले आपने सुन लिया मल्लिकार्जुन खड़गे को, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और बात, महत्वपूर्ण बात कही है, वो भी सुनना जरूरी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप यहां आकर, प्रधानमंत्री जी यहां आकर आप भारत प्रेम दिखाते हैं, कश्मीर प्रेम दिखाते हैं, लेकिन आपको, आपके बारे में देश दुनिया को सब कुछ पता है। यही आप हैं जो यहां से पाकिस्तान जाते हैं, लौटते वक्त पाकिस्तान आते हैं, बिरयानी खाने के लिए आप नवाज शरीफ के यहां उतर जाते हैं, और ये ही आपका भारत प्रेम है। प्यार करते हैं भारत से और शादी करते हैं पाकिस्तान से। आइए जरा सुन लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। पहले किए थे, काम करने का वायदे किए थे, और क्यों नहीं किए? तुम पाकिस्तान की बात कर रहे, हम तो बिरयानी खाने नहीं गए थे, हम तो उसको गले लगाने नहीं गए थे। गले आप लगाए और दोष हमको दे रहे। अब वो हमारे पास एक कहावत है, वो अच्छा नहीं दिखता बोलने से, तो क्योंकि हमारे इंडिया के साथ तो बहुत पैट्रियोटिज्म की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास कहावत है, वो बोलूंगा, चलो बोलूंगा, मोहब्बत हमारे साथ, शादी पाकिस्तान के साथ है उनकी। ये देखिए, हम ऑलरेडी हमारा एजेंडा आपको बताया है और हमारे वर्किंग कमेटी सुन रहे थे आप यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे साफ साफ, पहले थोड़ा हिचकिचाते हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है बोलूंगा मैं, और उन्होंने कहा भी, अपनी बात रखी और कहा कि मोहब्बत हमारे साथ और शादी पाकिस्तान के साथ, ये कैसे चलेगा, यही बात यहाँ कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन ये बात सीधी बात जो थी, ये प्रधानमंत्री के ऊपर प्रहार, और प्रहार भी ऐसे वैसा नहीं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण ढंग से यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे, बहुत तगड़ा प्रहार करते हुए नजर आ रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब चीजों से इतर
इन सब चीजों से बाहर निकलते हुए सीधे पहुंच रहे हैं, पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं वो अमेरिका के लिए निकल गए। और अमेरिका में क्वाड सम्मेलन भी है और साथ साथ यूएन यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त सभा है उसकी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, क्वाड की बैठक में भी शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले दो बातें बहुत महत्वपूर्ण आई हैं। एक बात का जिक्र हम लोग पहले कर चुके हैं, जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके अमेरिका पहुंचने से पहले अमेरिका में उनका विरोध ज्यादा हो गया है, विरोध कर रहे हैं लोग। दूसरी बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले भारत सरकार को और भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल के खिलाफ समन जारी कर दिया गया है वहां के कोर्ट की तरफ से। और यहां पर यह देखना दिलचस्प होगा कि अजीत डोभाल उनके साथ गए हैं कि नहीं गए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ जो सिख समुदाय के लोग हैं, जो सिख प्रतिनिधि हैं, उसमें कुछ अलगाववादी भी हैं, चरमपंथी कह सकते हैं। और ये लोग आज इनकी मुलाकात, आज या कल शायद इनकी मुलाकात हुई है व्हाइट हाउस में, व्हाइट हाउस के अधिकारियों के बीच गए, व्हाइट हाउस में गए, मुलाकात हुई है। और पुन्नो हत्याकांड के बाद जिसमें यहां भारत सरकार को समन दिया गया है, इसके बाद ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो देखिए कैसे यहां पर बीजेपी चौतरफा घिरी हुई है, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौतरफा घिरे हुए हैं, कैसे उनकी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। और इन चौतरफा घेराव के बीच कैसे जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव बीजेपी लड़ रही है और कैसे राहुल गांधी इस पर प्रहार कर रहे हैं, ये सब हम आज जानेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रशांत टंडन जी तो जुड़े हुए हैं और ये ऐतिहासिक लाल चौक है जहां से कहें तो ये एक महत्वपूर्ण है कि हम लोग यहां से इस कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं। 7 बजे का घंटा, घर का घंटा भी आपने सुन लिया शुरुआत में। और बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां से अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रशांत जी के पास आऊं और प्रशांत जी के अलावा कुछ और साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी स्क्रीन पर ले आइए। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका भी स्वागत इस्तकबाल करता हूं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 2 और साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी के अलावा प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। प्रोफेसर रविकांत जी आपका स्वागत करता हूँ, अमलेंदु उपाध्याय जी आपका स्वागत है, स्वागत आपका करता हूँ प्रशांत जी, और स्वागत इस्तकबाल एक बार फिर से आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूँ पहले प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, फिर प्रशांत जी के पास आता हूं। और प्रोफेसर रविकांत जी, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का चुनाव काफी गहमा गहमी वाला चुनाव है, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी ने जो आज ट्वीट किया है वीडियो जारी करते हुए, इसके क्या मायने निकाले जाएं। और ऐन चुनाव के वक्त, हालांकि अब 2 दिन बाद राहुल गांधी इधर फिर से कश्मीर आने वाले हैं, उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन उनका आज सीधे लगभग सप्ताह भर बाद अब खुद आना और खुद प्रहार करना, खुद लिखना एक्स पर, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि जो कुछ कर रही है बीजेपी वो गलत कर रही है, सरासर झूठ है। और आईटी सेल ने यहां झूठ का पुलिंदा जो है पिटारा खोल दिया है। प्रोफेसर रविकांत जी। शुक्रिया राजीव जी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस समय लाल चौक पर मौजूद हैं। 10 साल में शायद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है, लोकतंत्र की जैसी भी सही, लेकिन उस समय बयार बह रही है। तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी एक बड़ा दिन है, बड़ा समय है, तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग ये समझते हैं कि राहुल गांधी ने जो वादा किया है कि वो स्टेटहुड का दर्जा बहाल करेंगे और जो जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है वो जरूर होगा, क्योंकि लोकतंत्र उनका अपना अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। राहुल गांधी लगातार, और आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा में वो वहां पहुंचे थे, उसके बाद जब चीनी घुसपैठ की खबरें आ रही थी उस समय भी वो लद्दाख में बाइक से पहुंचे हुए थे। और राहुल गांधी लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों के दुख दर्द में, उनके अकेलेपन में जरूर खड़े रहे हैं। ये जो अपनापन है राहुल गांधी का, और राहुल गांधी ने तो पिछली बार कहा ही था कि मेरा एक रिश्ता है, वो जज्बाती रिश्ता कहे, वो खून का रिश्ता कहे कश्मीर के साथ, कश्मीरी लोगों के साथ। ये महत्वपूर्ण ये है कि कश्मीर सिर्फ नहीं बल्कि कश्मीरी लोगों के साथ ये रिश्ता, और उस रिश्ते को राहुल गांधी कहां लेकर के चलना चाहते हैं कि जो लोग वहां थोड़ा सा नाराज हुए थे और आतंकवादी घटनाएं पिछले द्रोही जिस तरह की हुई है,
तो कश्मीर में फिर से शांति, अमन, चैन और लोकतंत्र बहाल हो। लंबे समय तक इंटरनेट वहां पर बंद रहा, लोगों को नजरबंद रखा गया, तमाम पत्रकारों को जेल भेजा गया। ये जो पूरी परिस्थितियां बना दी गई थी कि आपको उस लोकतंत्र का गला घोंट देना है, उससे निकलने की या उससे निजात मिलने की ये जो कोशिश चल रही है और उसमें राहुल गांधी का हस्तक्षेप करना और पूरे तरीके से वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हुए हैं, ये आश्वस्त करता है कि जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो लोकतंत्र है और लोगों की जो अपनी अपेक्षाएं हैं, लोगों की जो तकलीफें हैं, उनके प्रति राहुल गांधी जिस तरह से मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं, वो आने वाले भविष्य में एक बेहतर देश का निर्माण करेंगे। मैं बुशगुरु होने की बात नहीं करता, ये सब जुमलेबाजी है, लेकिन एक बेहतर भविष्य होगा भारत का, अमन चैन होगा, समृद्धि होगी और लोग एकजुटता के साथ खड़े होंगे। फिर से ये जरूर राहुल गांधी बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनके जो ट्वीट है, आज एक और उन्हें ट्वीट किया, वो उड़ीसा को लेकर के, उड़ीसा में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उनका प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है। एक पुलिस का पूरा थाना एक सैनिक के साथ, सैन्य अधिकारी के साथ, उसके मंगेतर के साथ जो व्यवहार करता है, अगर यही व्यवहार किसी नॉन बीजेपी सरकार में हुआ होता तो ये पूरा मीडिया और पूरी बीजेपी आसमान सिर पर उठा लेती। लेकिन ये जो उड़ीसा में हुआ है वो कितना भयावह है और मुझे लगता है कि चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो उड़ीसा में हो या कर्नाटक में हो, किसी भी महिला के साथ या किसी भी नागरिक के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हमेशा ही आलोचना उसकी होनी चाहिए और उसके लिए न्याय के लिए एकजुटता दिखानी चाहिए। तमाम जो सैन्य अधिकारी थे उन्होंने भी आलोचना की है, राहुल गांधी ने भी आलोचना की है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, लोगों का विश्वास कैसे लोकतंत्र में लौटेगा। और जम्मू कश्मीर से कोई बड़ा उदाहरण राजीव जी नहीं हो सकता अगर वहां पर शांति, अमन, चैन कायम होता है, लोगों का विश्वास लौटता है, तो मुझे लगता है कि हम भारत को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा समृद्ध बना पाएंगे, बेहतर हम लोग मुस्तकबिल देखेंगे भारत का। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा तो हम लगातार, इसीलिए तो अपनी पूरी टीम यहाँ पे है और जो लगातार यहाँ की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है। लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी संजीदगी के साथ उन मसलों को, उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों पर राहुल गांधी से बोलने की और उनकी आवाज उन लोगों तक पहुंचे जो चाहते हैं कि राहुल गांधी ऐसे मसलों पर अपनी बात रखें। एक तो मसला आप जानते हैं कि राहुल गांधी को बदनाम फिर से करने की कोशिश की गई और दूसरा मामला अभी आप बता ही रहे हैं, उड़ीसा का मामला। उस मामले को भी आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि कैसे अब बीजेपी शासित राज्यों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये जो लगातार हम कहते आए हैं वो दिखाई भी दे रहा है। लेकिन आज के पूरे घटनाक्रम पर प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। इस न सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर में, आप श्रीनगर से लेकर कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग साथ साथ घूम रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं और लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये विधानसभा का चुनाव है ऐसा तो नहीं दिखता। दिखता यह है कि ये देश का एक चुनाव है जिसमें देश की जो गतिविधियां हैं उस पर यहाँ के लोगों की पैनी निगाह है। और वैसे में राहुल गांधी की बात हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, चाहे बात अमित शाह की आज की रैली की हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका की बात हो, अमेरिका जाने से पहले जो कुछ हुआ उसकी बात हो, इस पर चर्चा जरूरी है। क्या कुछ आप यहाँ देख रहे हैं, क्या कुछ आपके विचार हैं? देखिए राजीव जी, जम्मू कश्मीर के चुनाव 370 के मामले पर रेफरेंडम होगा, जो भी नतीजा होगा। आज मेरी जो बात हुई, बहुत सारे लोगों से बात हुई, चाहे वो वोट वाले लोग हों या सेब के बागान के लोग हों या बाजार में लोग हों, छात्र हों, तमाम लोगों से बात हुई और सबका अलग अलग जगहों पे 370 एक बहुत इमोशनल मुद्दा है, स्टेटहुड बहुत इमोशनल मुद्दा है। ये कश्मीरी जानता है कि उसकी विधानसभा 370 को वापस नहीं ला सकती, वो पार्लियामेंट कर सकती है। इसलिए उसको ये उम्मीद तो नहीं कि विधानसभा में जो सरकार आएगी, यहाँ पे जिसके विधानसभा में बहुमत होगा, वो 370 वापस ले आएगी। लेकिन स्टेटहुड की बात वो करते हैं और उसमें जो अंडर करंट है, मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि पीडीपी का भी यहाँ पे वैसा हाल हो जाए
जैसा कि कर्नाटक में जेडीएस का हुआ या तेलंगाना में बीआरएस का हो गया, क्योंकि पीडीपी को लोग देख रहे हैं बीजेपी के साथ मिलके। तो ये एक कश्मीरी जो आज मुझे जो दिखाई दिया वो ये है मामला। और पीडीपी अगर बहुत सीटें नहीं लाती है तो फिर जिसकी आशंका है कि हाँ असेंबली होगी और बीजेपी कुछ कर सकती है, क्योंकि जम्मू से सीटें उनके पास अभी आएंगी। हालांकि इसमें और भी बहुत कुछ है, बहुत लेकिन कुछ मैं है। चाहता हूं कि जरा राहुल गांधी के ट्वीट पे जरा अपनी बात रखिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक वहां पे मेडिसन स्क्वायर में एक बार फिर रैली करने जा रहे हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ट्रंप भी वहां आएंगे, और ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि आप सीधे सीधे, क्योंकि अमेरिका में भी चुनाव है और अमेरिका के चुनाव के बीच में अगर आप और ट्रंप के साथ मंच साझा कर रहे हैं तो एक संदेश दे रहे हैं वहाँ के रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट को कि हमारी एक साइड है, हमारा एक पक्ष है और हम उसके साथ खड़े हैं। ये एक अभी तक भारत की विदेश नीति में ये सब नहीं था कि दूसरे देश की राजनीति में भी हस्तक्षेप करें। अब की बार ट्रंप सरकार वो कह चुके हैं और उसका मुझे लगता नहीं कि कोई सबक लिया हो। अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वहाँ हुआ है कि बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मिलेंगे, लेकिन व्हाइट हाउस ने सिख संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव्स को व्हाइट हाउस में बुलाया है, वहाँ के उच्च अधिकारियों से बात हुई है। ये बहुत स्पष्ट संदेश है देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के यात्रा के 2 दिन पहले व्हाइट हाउस इनिशिएटिव लेता है। व्हाइट हाउस की पहल पर कुछ सिख नेता वहाँ बुलाए जाते हैं। निश्चित तौर पे वो यहाँ की बयानबाजी का एक प्रतिक्रिया है, और जो अजीत डोभाल को सम्मान दिया गया है पन्नू की हत्या की साजिश के मामले पर, उसके षड्यंत्र के मामले पर, वो उन दोनों चीज को जोड़ के अगर आप देखिए तो ये अमेरिका जो है अब मोदी साहब को एम्बैरस करने के लिए उसने ये किया है। वो कभी बुला सकता था सिख और कहीं और उनके अधिकारी मिल सकते थे, व्हाइट हाउस में बुलाया गया। एक बात। दूसरी बात की राहुल गांधी ने जो किया है, देखिए बीजेपी ने सिखों वाले मामले में राहुल गांधी को टारगेट करके गलती की है। एसजीपीसी के चीफ कह चुके राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, वो उसकी बात का तमाम लोग कह चुके हैं कि कुछ बीजेपी के एक दो नेताओं को छोड़ के। तो ये गलती है, और गलती कहाँ दिख रही है? कंगना रनौत की फिल्म जिसके ऊपर अकाली दल भी ऑब्जेक्शन कर रहा है कि उसमें सिखों के प्रति अपमानजनक बातें हैं, उस फिल्म को रिलीज करने की हिम्मत नहीं हो रही है। उस फिल्म को अगर रोका हुआ है, और आप देखिएगा कि चुनाव के बाद वो फिल्म रिलीज हो जाएगी, तो कंगना रनौत जिस तरीके के बयान दे चुकी हैं सिखों के बारे में, किसानों के बारे में, अब राहुल गांधी को आपने किया, तो राहुल गांधी ने जो ऑफेंसिव दिखाया है कि हाँ मैंने ये कहा था, और अब उनका पूरी दुनिया में जो सिख हैं वो सिख समुदाय उनके सपोर्ट में खड़ा। तो ये बीजेपी का बिल्कुल गलत मूव हो गया कि राहुल गांधी को इस मामले में टारगेट किया। ऐसी आरक्षण के मामले में भी आप देखिए कि तमाम अम्बेडकरवादी भी सामने आ रहे हैं और वो अपनी बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा वो कोई भी अम्बेडकरवादी ये बात कहेगा। तो बीजेपी कुछ पैनिक में है, और उस पैनिक में बीजेपी समर्थित एक चैनल ने तो यहाँ तक कर दिया कि उसने तिरुपति तिरुमाला मंदिर के लड्डू का प्रकरण में कांग्रेस को जोड़ दिया। कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो ये इनका जो समर्थक मीडिया है वो किस हद तक झूठ बोलने में जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में उसको कांग्रेस की सरकार दिखाई दे गई। कुछ जो नए बीजेपी में नेता गए वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कुछ लगता है कहीं बीजेपी में पैनिक है राहुल गांधी को लेकर, और उस पैनिक में गलतियां हो रही हैं।
राहुल गांधी को लेकर बीजेपी हड़बड़ी में है, कुछ पैनिक में है बीजेपी, और उसके कारण बीजेपी के अंदर खाने और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। और क्या इसका असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा, ये देखना भी होगा आने वाले समय में। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधे श्रीनगर के लाल चौक से आपका स्वागत है। और इस वक्त आज लगातार दूसरा दिन है और लाल चौक से हम इस कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं, और दूसरा दिन हमारा श्रीनगर में भी है, और श्रीनगर और आसपास के शहरों में जाकर यहाँ के चुनाव के माहौल को देखने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चुनावी माहौल, जैसा अभी मैं प्रशांत जी से जब जा रहा था, इनके पास जो सवाल कर रहा था, अपनी बात रख रहा था, तो उसमें मैं ये भी बता रहा था कि यहाँ जो लोकल चुनाव के माहौल से ज्यादा यहाँ जो नेशनल मुद्दे और जिन मुद्दों के आधार पर बीजेपी अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ती है, जैसे 370, एक संविधान एक विधान, ऐसी बातें जो करती है, ये बातें और इन सारी बातों की चर्चा यहाँ खूब है। चलिए इन सब पर भी आपके विचार सुनना चाहूंगा। उसके साथ साथ राहुल गांधी ने आज सप्ताह भर बाद अपनी बात बहुत मुस्तैदी के साथ रखी है, ट्विटर पर वीडियो साझा करके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त अमेरिका जाना और अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में उनके विरोध का जो पोस्टर लगा हुआ है वो भी आपने देखा, आपने साझा भी किया है ट्विटर पे। इन सब बातों पर आपके विचार जानना चाहता हूं, और इसके साथ साथ कैसे यहां पर हम ये देखें कि ये चुनाव न सिर्फ बीजेपी के लिए परेशानी भरा है, बल्कि आने वाले समय में जो सियासत बीजेपी की है वो भी एक्सपोज हो रही है। गर्ग साहब, देखिए, आपका पहला सवाल राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के बाद पीएम की यात्रा का है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इतने दिनों तक उन्होंने होल्ड करके रखा था उस ट्वीट, और वो ट्वीट वो जिस दिन प्रधानमंत्री अमेरिका की जमीन पर हों उस दिन उन्होंने जारी किया। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि प्रधानमंत्री की पूरी जो स्पीच होने वाली है वहाँ न्यूयॉर्क के नसाउ म्यूजियम कोलिजियम में, वो पूरी की पूरी पंक्चर होने वाली है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त विरोध हो रहा है वहाँ राहुल गांधी की को लेकर जो धमकियाँ दी गई हिंदुस्तान में, उनके भाषण को, उनके कहे को गलत तरीके से पेश किया गया, उसको लेकर वहाँ बहुत नाराज़गी। और आप देख रहे हैं कि वहाँ जो विज्ञापन है जिसका आपने जिक्र किया है, उसमें जिन लोगों ने उसको प्रसारित किया है, उनका जो नीचे सबसे नीचे जो टैग लाइन है, जो सबसे नीचे की बॉटम लाइन है कि कौन लोग हैं, वो ये है कि वो भारत में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को रिक्लेम करना चाहते हैं। उसमें जो शब्द है, प्रधानमंत्री की ये यात्रा बहुत संघर्षों की भरी हुई है। वो इतनी कठिन यात्रा, ये उनकी 8वीं यात्रा है अमेरिका की, और इसके पहले कभी इतनी ज़बरदस्त संघर्षों वाली यात्रा नहीं रही कि इतनी बड़ी दुविधा हो कि वो अपने दोस्त ट्रंप की वकालत करें कि भारत की बेटी की वकालत करें वहाँ। और ट्रंप ने उनकी यात्रा के पहले ये कहा था कि मोदी जी मुझसे मिलने आ रहे हैं, और फॉरेन सेक्रेटरी ने तुरंत से खंडन किया कि ट्रंप से मिलने का अभी कोई शेड्यूल नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, उनके आइटिनरी में कोई प्रोग्राम नहीं है उनका। इसका मतलब है कि मोदी जी और प्रधानमंत्री का पूरा सेक्रेटरीट इस बात को लेकर डरा हुआ है कि अगर उन्होंने ट्रंप के बारे में ज़रा सा कुछ बोला भी या डायस भी साझा किया तो वो पूरा का पूरा उल्टा पड़ सकता है, उनकी पूरी की पूरी विदेश नीति पर उल्टा पड़ सकता है, और पूरी की पूरी उनकी जो डिप्लोमेसी है यूक्रेन को लेकर जो चल रही है उस पर उल्टा पड़ सकता है। तो एक तो ये है कि राहुल गांधी का ट्वीट जो है बहुत टाइम उसका बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अगर वो आते से ही कर देते तो उसका वो असर नहीं होता। आज अमेरिका के लोग ये देख रहे हैं, ये जो ट्वीट है ना राजीव जी,
ये भारत के लोगों के लिए नहीं है। भारत के लोग तो जानते हैं कि जी। राहुल गांधी ने क्या कहा। ये अमेरिका के लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने, अगर आपने जो ट्वीट दिखाया जो राहुल गांधी का बोलते हुए, उसमें उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा बलविंदर सिंह। सिख हैं वो, और उन्हीं को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि मामला यह है कि आप इंडिया जाएं तो आप पगड़ी पहन सकते हैं कि नहीं, कड़ा पहन सकते हैं कि नहीं, गुरुद्वारे जा सकते हैं। अगर वो सिख वहां एजिटेट हो जाता, अरे बोलता कि आप क्या कह रहे हैं, भारत में तो सिखों को तो पूरी आजादी है, या राहुल गांधी केवल सिखों की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सारे सारे लोगों की बात कर रहे हैं कि जिनके मन में जो है, जो जिस फेथ को वो फॉलो करना चाहते हैं वो करें आजादी के साथ। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती। तो जिस चीज को लेकर अमेरिका में कुछ नहीं हुआ, जहां इतनी बड़ी संख्या में सिख कम्युनिटी रहती है, केवल वही लोग नहीं रहते हैं जो पन्नू के समर्थक हैं। पन्नू के समर्थक तो कनाडा में है, अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में तो बहुत बड़ी संख्या में सिख कम्युनिटी वो रहती है जिनके इमोशनल कनेक्ट इंडिया से है। वहां राहुल गांधी का जबरदस्त अगर स्वागत होता है, और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिसने, आपने देखा कि पंजाब में चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री ने क्या प्रचार किया, वहां क्या प्रचार किया। और अगर भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के सिखों का समर्थन होता, तो आप देखिए कि उनको लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी को पंजाब से, या विधानसभा में उनकी आखिरी बार सरकार कब बनी थी वहां पर स्टेट में। तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये सिखों के समर्थन का नहीं है, ये पूरा मामला है। तो इसलिए ये पूरा मामला, आप लाल चौक से बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं अभी कल सुन रहा था, कश्मीर टाइम्स की जो एडिटर हैं अनुराधा भसीन, वो काफ़ी बहुत ईमानदार और बहुत अद्भुत किस्म की पत्रकार हैं। उनके साथ मुझे यात्राएं करने का भी मौका मिला है बाहर। वो कह रही थी कि लाल चौक पर नकली पत्रकार पेश होते हैं और वहाँ से प्रसारित करते हैं कि कश्मीर में पूरा अमन है, चैन है, शांति है और कश्मीर के लोग पूरी तरह से खुश हैं। तो देश के लोगों को, आपको देखकर खुशी होगी कि वो जो जितने नकली पत्रकार वहाँ पहुँचते हैं लाल चौक पर, आज एक प्रशांत जी जैसा पत्रकार, जुझारू पत्रकार, एक आप जैसे पत्रकार लाल चौक से जो हकीकत दिखा रहे हैं, वो एक अपने आप में एक बड़ी बात है। वहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों से ये पूछना चाहिए कि जम्मू इतना बड़ा मेजॉरिटी का इलाका है हिंदुओं की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिंदुओं के सबसे बड़े नेता योगी को क्यों नहीं एक भी बार वहाँ प्रचार के लिए उतारा, या प्रचारकों की, स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें योगी जी क्यों नहीं है। या पूछना चाहिए कि कश्मीर वैली की 47 सीटें हैं, 47 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी अगर खुश है कि 370 हटाकर उसने बहुत कश्मीर के लोगों का दिल जीत लिया है, तो सिर्फ 19 सीटों पर उम्मीदवार क्यों खड़े किए उसने। बाकी जो सीटें हैं जी 43 में से 19 पर खड़ा किया, तो बाकी सीटों पर उसको क्या उम्मीदवार नहीं मिले कि उसकी हिम्मत नहीं हुई, कि उसको लगा कि अगर खड़े करेगी तो सब लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। कश्मीर के लोगों के मन में इस समय जो गुस्सा है, वो आपने देखा कि पहले फेज में जिस तरह से लोग वोटिंग कर रहे थे, वो व्यक्त करने का गुस्सा है। और अभी भी हम देख रहे हैं इंजीनियर रशीद को लेकर जो बातें चल रही है, तमाम चीज़ें चल रही है, पीडीपी की जो इंटीग्रिटी को लेकर जो शक पैदा किया जा रहा है,
नेशनल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को लेकर जो लोन की जो पार्टी है उसको लेकर जो बातें चल रही है। कश्मीर इस समय पहली बार आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपने आप को शामिल कर रहा है। 10 साल बाद अगर चुनाव हो रहे हैं वहाँ, और 370 के 5 साल बाद अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ, ये 96 के बाद 1996 के बाद 1996 में सबसे कम उम्मीदवार खड़े किए थे बीजेपी ने। वैली में 12 उम्मीदवार खड़े किए थे, ये उसके बाद सबसे कम उम्मीदवार खड़े किए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितना डर है कि वो जम्मू के 43 और वैली के 19 उम्मीदवार 62 उम्मीदवारों के दम पर वो सरकार बनाना चाहती है 90 लोगों की असेंबली में। तो क्या कश्मीर के लोगों को यकीन है कि वो 90 लोगों की असेंबली में 62 उम्मीदवार खड़े करके उनको 46 लोगों जीत जाएंगे? ये गलतफहमी बीजेपी को देश भर में नहीं होना चाहिए। तो ये इसका जो रिजल्ट है वो फॉरगॉन है, उसमें कोई जम्मू कश्मीर का। और ये बहुत बड़ी घटना होने वाली है जम्मू कश्मीर में। इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो आप पाएंगे कि लद्दाख में जिस तरह का माहौल है, इन्होंने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, लोकसभा में पार्लियामेंट के लिए उम्मीदवार नहीं खड़े कर पाई पार्टी। एक चर्निंग चल रही है जम्मू कश्मीर में। और राहुल गांधी का तो जिक्र किया, जिस तरह का भाषण उन्होंने पिछली बार दिया था और अब फिर से आ रहे हैं। तो मोदी जी राहुल गांधी के बाद अमेरिका जा रहे हैं, और राहुल गांधी अमित शाह की यात्रा के बाद रैली में आ रहे हैं। आप देखिएगा कि क्या फर्क पड़ता है देश की जिंदगी में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं गर साहब। हम लोग लगातार घूम रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल उसी दिशा में कश्मीर को हम जाते हुए देख रहे हैं। और ये ऐतिहासिक लाल चौक, और यहाँ से हम लोग लगातार आज दूसरे दिन इस लाइव प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इस लाइव प्रोग्राम में आपने अपना वक्त निकाला है, आप भी शरीक हैं। और उन लोगों के लिए भी जो वैसे पत्रकार जो यहाँ से आकर देश में ये मैसेज देते हैं कि कश्मीर में सब कुछ अच्छा है, गुडी गुडी है, वो कैसा है क्या है, जरा प्रशांत जी आप भी लगातार, हम लोग तो बात कर ही रहे हैं, अब कश्मीर पर फोकस जरा आपसे समझना चाहता हूँ। पीडीपी और आज जैसे अमित शाह यहाँ आकर कह के गए कि ईद और मुहर्रम में हम 2 गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ उधर देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे थे गर साहब की योगी आदित्यनाथ यहाँ नहीं आए अभी तक प्रचार के लिए। और आप वहाँ 43 की 43 सीटों पे चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन घाटी में यानी जम्मू में लड़ रहे हैं, लेकिन घाटी की 47 में से मात्र 19 सीटों पे लड़ रहे हैं। तो किस दम पे आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, सरकार बनाने की बात तो बहुत दूर है। जब चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं सारी सीटों पर, तो सरकार कहाँ से बनाएंगे? जोड़ तोड़ की संभावना पे है, लेकिन जोड़ तोड़ की संभावना, जैसे मैंने पहले कहा था कि कश्मीर इस वक्त फोकस तौर पर 370 और स्टेटहुड पर मतदान कर रहा है, और उसी का रेफरेंडम देखेंगे हम 8 अक्टूबर को। दूसरी बात, आप देखिए कितना विरोधाभास है कि मोदी और अमित शाह कश्मीर के नाम पर उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और जगह वोट मांगते हैं, और जब कश्मीर आ रहे हैं तो आपको ईद और मुहर्रम याद आ रहा है। और उत्तर प्रदेश में मोदी जी कहते हैं कि ईद में यहाँ बिजली आती है, दिवाली में बिजली काट दी जाती है। वहाँ पे ईद और दिवाली का आप एक चलाते हो, और यहाँ आते आते आपको ये आ गया कि ईद और मुहर्रम याद आ गया। तो इसको भी लोगों को देखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक कश्मीर की बात है, देखिए बहुत बेरोजगारी है। एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसके पास प्रताड़ना की अपनी कोई निजी कहानी ना हो। एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला। मैं कितने साल से आता हूं। हम लोग लगातार देख रहे हैं ऐसे भी। अभी भी देखिए एमटेक किए हुए, बीटेक किए हुए, डॉक्टरेट किए हुए लोग रेहड़ी पटरी पे अपना धंधा कर रहे हैं, बिजनेस सिम कार्ड बेच रहे हैं, कहीं पकौड़ा बेच रहे हैं, पकौड़ा रोजगार योजना, और ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। बड़ा दुखद है।
आज हम लोग सेब ग्रोवर्स के पास गए थे, जो सेब के किसान हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। आप देखिए उनको दाम नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली में आप सेब खरीदिए तो आपको 250-300 रुपए किलो उस क्वालिटी का सेब मिलेगा जिस क्वालिटी का सेब आज हम देख कर आए हैं। और यहाँ पे वो कितना होगा, 10 रुपए भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, जिस हिसाब से वो जा रहा है। तो बहुत युवाओं में, महिलाओं में, छात्रों में बहुत निराशा है, और निराशा रोजगार के प्रति है। और जाहिर सी बात है, ये इनके जब लोग, इनके दोस्त रिश्तेदार जब जाते हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलता है जो 370 पर रिएक्ट न करे। बिल्कुल बहुत भावुक हो जाता है, भावुक हो जाता है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता कि जिसकी खुद के परिवार में या उसके दोस्त में या उसके भाई के साथ कुछ ना हुआ हो। तो ये कश्मीर की कहानी बहुत दुखद कहानी है। कश्मीर केवल किस्से कहानियों में स्वर्ग है। अभी कश्मीर में बहुत तकलीफें हैं। सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। आप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ की सड़कों पर चलते हैं तो सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। और दूसरी एक और बात जो गर्ग साहब ने कही कि योगी जी को नहीं भेजा, योगी जी को भेजना चाहिए यहाँ पे। योगी जी इतने बड़े कैंपेन चलाते हैं, जाते हैं बीजेपी के पक्ष में बाकी जगह, तो यहाँ भी आए। यहाँ कश्मीरी पंडित भी रहते हैं, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से कुछ ही दूरी पर रहते हैं। हवा कदल में वहाँ आए, योगी साहब बात करें। यहाँ के रहने वाले कश्मीरी पंडितों से कोई नहीं बात करता है। जी हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ के रहने वाले कश्मीरी पंडितों से कोई बात नहीं करता, लेकिन वहाँ दिल्ली बैठ करके आप बहुत कुछ और कश्मीरी पंडितों के बारे में भी बहुत सारी बातें करते हैं। खैर, कश्मीर अच्छा हो, कश्मीर की जनता जो है वो खुशहाल रहे, ऐसी हम दुआ करेंगे, ऐसी हमारी इच्छा रहेगी, हमारी चाहत है कि ऐसा ही हो। और इस ऐतिहासिक लाल चौक से जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो कश्मीर का जिक्र बारंबार हम करेंगे भी, क्योंकि चुनाव भी है और इसी चुनाव को कवर करने हम यहाँ आए हैं। लेकिन उसके अलावा देश दुनिया में जो हो रहा है, दुनिया की बात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के दूसरे छोर पे हैं, यानी अमेरिका जा रहे हैं, रास्ते में हैं, पहुंचेंगे अमेरिका। और दूसरी तरफ इधर राहुल गांधी ने ऐन वक्त पे एक प्रहार किया है और वो बहुत वाजिब प्रहार है। और तीसरी तरफ यहाँ कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे हैं, तो अमित शाह अपनी बात रख रहे हैं। और यहाँ ईद और मुहर्रम याद कर रहे हैं। दोनों जगहों पे 5 जगह 5 भाषण उन्होंने दिए अमित शाह ने। आना चाहता हूँ जल्दी से हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी के पास। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं आज दिन भर के घटनाक्रम को, और इसमें जो घटनाएं और ऐसी हो रही हैं जिसका जिक्र भी बार बार किया जा रहा है, जिसमें उड़ीसा में जो घटना घटी है, और अब कहा जा रहा है कि क्या कारण है कि बीजेपी शासित राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस बारे में भी कई बार बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का जिक्र हो, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, या अब उड़ीसा की बात हो। तो यहाँ ये जिक्र भी बार बार हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच, इन दोनों पार्टियों के बीच जो द्वंद्व चल रहा है, उसको आप किस दिशा में और कहां तक जाते हुए देख रहे हैं? राजीव जी, मुझे लगता है कि अब जो ये द्वंद्व चल रहा है दोनों राजनीतिक दलों के बीच में, ये अब काफी आगे बढ़ चुका है। और ये एक तरीके से देखा जाए अब झूठ और सच की लड़ाई, उसके बीच ये लड़ाई बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है झूठ को फैलाने का और झूठ का कारोबार करने का, वो अपना काम कर रही है। लेकिन राहुल गांधी जो है वो उस झूठ को एक तरीके से कहा जाए बेनकाब कर रहे हैं और सारी सच्ची बातें सामने लाकर रख रहे हैं। आज उन्होंने 2 राजीव जी ट्वीट किए हैं और अपने व्हाट्सएप चैनल पर लिखा है। एक तो आपने बता ही दिया जो सिखों को लेकर के था, दूसरा जो आरक्षण को लेकर था उसके विषय में भी उन्होंने लिखा है अपने उस पर व्हाट्सएप चैनल पे कि उन्होंने क्या कहा था, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इसको प्रचारित कर रही है। ये सारी बातें रही और फिर उन्होंने चैलेंज दिया कि हम 50% आरक्षण की सीमा को आगे बढ़ाएंगे, ये बैरियर हम तोड़ेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ का कारोबार है, राहुल गांधी उस कारोबार को खत्म करना चाहते हैं और ये लड़ाई राजीव जी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में मीडिया का एक बड़ा वर्ग है, उनकी बड़ी चोर आर्मी है, कॉर्पोरेट घराने हैं, लेकिन राजीव जी सच जो है वो घबराता नहीं और सच जो होता है वो फिर ये परवाह नहीं करता है कि कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है। और जाहिर सी बात है कि सच और झूठ की लड़ाई में आखिर में लड़ाई जीत जो होती है
वो सच की ही होती है। तो राहुल गांधी सच के रास्ते पे हैं और वो अपने रास्ते से डिग नहीं रहे हैं किसी भी प्रहार से। तो ये राजीव की लड़ाई उसी तरह आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। कश्मीर में आज मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उन्होंने जिस तरीके से प्रहार किए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उधर अमित शाह थे, उन्होंने अब तो कह दिया कि अब वो ईद और मुहर्रम पे अब देंगे, सिलेंडर देंगे और जाने क्या क्या देंगे। तो अब वो मुझे लगता है राजीव जी अब यहाँ जब आएंगे तो यहाँ भी घोषणा करेंगे, अब महाराष्ट्र में भी घोषणा करेंगे ईद और मुहर्रम पे। हमको ये आशा करनी चाहिए कि अमित शाह महाराष्ट्र के चुनाव में भी करेंगे और हरियाणा में भी जाके करेंगे, क्योंकि हरियाणा से जम्मू कश्मीर ज़्यादा दूर भी नहीं है। और जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका में राहुल गांधी का बोला हुआ राजीव जी उस पर यहाँ बवाल हो सकता है, तो अमित शाह कोई पाकिस्तान में जाके तो बोल नहीं रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ही बोल रहे हैं कि ईद और मुहर्रम पे क्या क्या बांटेंगे, तो हरियाणा के लोगों को भी देंगे ईद और मुहर्रम पे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अमित शाह के इस बयान को गंभीरता के साथ हरियाणा में घर घर तक पहुंचाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का काम है यही कर दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो दूसरों काम करती रहती है, तो कांग्रेस थोड़ी जिम्मेदारी ये भी उठाए कि भाजपा का भी प्रचार करे, जम्मू कश्मीर में ना करे तो हरियाणा में करे, महाराष्ट्र में करे। तो ये काम उनको करना चाहिए। मुझे लगता है राजनीति कल से शायद ये काम शुरू हो भी जाएगा। और अभी लड़ाई सच और झूठ की है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कश्मीर में जाकर झूठ बोलें और महाराष्ट्र में आकर आप सच बोलने लगे, और महाराष्ट्र में आकर आप झूठ बोले, कश्मीर में जाकर आप सच बोलने लगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो जो सच है वो सच रहेगा और झूठ झूठ रहेगा। तो लड़ाई झूठ और सच के बीच में है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। उसी की चर्चा हम कर रहे हैं कि चौतरफा कैसे घिरी हुई है भाजपा, और इसमें आज के घटनाक्रम का जिक्र, और साथ साथ हम जब यहाँ जम्मू कश्मीर में हैं तो यहाँ की राजनीति, यहाँ की सियासत, देश की सियासत पर कितना ज्यादा असर करने जा रही है, ये सब हम समझ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं 3 वरिष्ठ साथी, और इधर हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, 3 वरिष्ठ साथियों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और साथ में प्रशांत जी को श्रवण गर्ग साहब हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी को भी आप सुन रहे थे, और साथ में प्रोफेसर रविकांत जी हैं। रविकांत जी, आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जरा और समझना चाहता हूं, आज जिसका जिक्र अभी कर रहे थे गर्ग साहब भी, कि आज का दिन राहुल गांधी ने जो चुना इन तमाम मसलों का, जब प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पे हैं, इधर राहुल गांधी ने जो अपनी बात और उस वीडियो को शेयर करते हुए, साझा करते हुए जो बातें लिखी हैं, इसका कितना असर आप देखते हैं देश की सियासत में भी और प्रधानमंत्री की यात्रा पर भी, प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए, मोदी जी की यात्रा पर तो ग्रहण लगने जा रहा है। एक तो राहुल गांधी अभी जो बातें रख करके आए हैं, मोदी जी क्या उस पर कोई कमेंट करेंगे, कितना बोल पाएंगे, और भारतवंशियों को वो कैसे संबोधित करेंगे? क्योंकि राहुल गांधी के बाद जब वो जा रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का ये देखना होगा कि मोदी जी वहां पर कैसे रिएक्ट करते हैं। रही बात उसकी कि राहुल गांधी को जिस तरह से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश हो रही है, उन 2 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा रिएक्ट किया, और रिएक्ट ही नहीं किया बल्कि उनकी हत्या तक की धमकी दी गई, जिसमें उन्होंने सिखों को लेकर के बात की थी, जिस तरफ इशारा किया गर्ग साहब ने। और आज राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो बात उन्होंने कही थी उसका मतलब ये है। और दूसरा, आरक्षण को लेकर के जिस पर पूरा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अपना ही अमला नहीं लगाया था, उन तमाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दलों को भी लगा दिया था, जो बीजेपी से ही इस तरह से सहयोग की भूमिका में है, लेकिन अलग है। मतलब मायावती ने राहुल गांधी के उस वक्तव्य को लेकर के विरोध किया था कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तो आरक्षण की विरोधी है, जबकि राहुल गांधी बराबर उस बात को कहते रहे हैं कि वो दलितों और आदिवासियों की जो बढ़ी हुई आबादी है उसके अनुसार आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं, और 50% की सीमा को भी वो खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी का जो पूरा प्रोपेगेंडा है उसको एक्सपोज किया राजरत्न अंबेडकर ने, जिसकी तरफ इशारा किया था प्रशांत जी ने। राजरत्न अंबेडकर कौन है? बाबा साहब अंबेडकर के प्रपौत्र है, और राजरत्न अंबेडकर के बारे में मैं आपको और आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि एक तो वो न तो कोई पॉलिटिकल आदमी है और न ही उनकी कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा है, क्योंकि मैं उनके साथ पिछले साल गोरखपुर में था, एक मंच पर था, और वहां पर जो उन्होंने बातचीत की थी लोगों के बीच में, वो कांग्रेस के समर्थक नहीं है, राहुल गांधी के समर्थक नहीं है, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों, मूल्यों और विचारों के आधार पर चलने वाले व्यक्ति हैं।
बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसका गठन खुद बाबा साहब ने किया था 1954 में, उसके वो अध्यक्ष हैं और खुद में बुद्धिस्ट हैं और भारत में ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में जाकर के वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजरत्न अंबेडकर को अप्रोच किया कि आप ये कहिए कि राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ है। उसको उन्होंने बताया अपने वीडियो के जरिए। उन्होंने ये भी कहते हुए कि मैं राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं ये हम सब अंबेडकरवादी चाहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। लेकिन कब खत्म होना चाहिए? कि जब सामाजिक जो असमानता है, भेदभाव है, शोषण और अन्याय खत्म हो जाए। यही तो बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे। तो वो राजरत्न अंबेडकर ने जो भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किया है, तब से आप देख रहे हैं कि उसके बाद खामोशी है। तो उस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को नहीं घेर सकी, जबकि जवान काट लेना, जवान जला देना, ये सारी बातें हुई राहुल गांधी के खिलाफ। और मुझे तो ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के बुरे दिन शुरू हो गए थे तभी से, जब से उन्होंने 400 पार का नारा दिया। और वहीं जब उनके लोगों ने कहा कि संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहिए, इस मुद्दे को राहुल गांधी ने जिस तरह से उठाया था और लोगों के बीच में, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के बीच में वो पहुंचे थे। आज राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के नेता ज्यादा है। वो नौजवानों और किसानों में भी उतने ही लोकप्रिय है, लेकिन जितना शिद्दत से मैं दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के बीच में उनकी लोकप्रियता को देख रहा हूं, वो शायद और दूसरी जगह नहीं है। वो समाज आज उनको अपना नेता मान रहा है। तो कोशिश यही हो रही थी कि राहुल गांधी को किसी तरीके से डिस्क्रेडिट किया जाए और राहुल गांधी की छवि का पैशाचीकरण किया जाए, लेकिन ये दांव भी उल्टा चला गया। तो राहुल गांधी के हर मुद्दे पर बीजेपी जो खेल करना चाहती है वो अब नहीं हो रहा है। और आप अमेरिका में क्या करेंगे मोदी जी? वहां सिख समुदाय को कैसे वो संबोधित करेंगे? जो पिछले दिनों हुआ, अजीत डोभाल साहब को एक सम्मन जारी हुआ और अब वहां पे और बैठकें चल रही हैं, तो उसमें तो बहुत मुझे फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन देखना यह होगा कि कल क्या चीजें होती है अमेरिका में, और अमेरिका से जब मोदी लौट करके आएंगे तो भारत को क्या देंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो बतौर प्रधानमंत्री पूरे दुनिया भर का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन देश में बेरोजगारी अभी वही है। कितना आया भारत में निवेश, इसका जवाब, और जो खर्चा हो रहा है प्रधानमंत्री की यात्रा पर, वो तो बीजेपी आरएसएस वो है जो हर छात्र से भी पूछती है कि साहब आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप पर इतना जो टैक्स खर्च हो रहा है उसके बदले आप क्या दे रहे हैं देश को। ये भी पूछा जाना चाहिए। मोदी जी बराबर जो जाते हैं विदेशी दौरों पर, वो भारत को क्या दे रहे हैं, भारत को मिल क्या रहा है। अगर आज भी हंगर उसमें इंडेक्स में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर है, तो क्यों है? 81 करोड़ लोगों को आप जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये स्थिति क्यों बनी हुई है? लोगों के पास रोजगार क्यों नहीं है कि वो अपना खरीद करके और अपना जीवन यापन करें? ये सवाल मोदी जी से लौटने के बाद पूछे जाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि अब राहुल गांधी को इस तरीके से घेर करके भारतीय जनता पार्टी कुछ हासिल कर सकती है, बल्कि उल्टा ही इसका असर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई जा रही है। जी राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई जा रही है। लेकिन यहाँ एक बात और समझना होगा। गर्ग साहब के पास आना चाहता हूँ। गर्ग साहब, क्या लगता है आपको कि अब बीजेपी के पास मुद्दों का अकाल पड़ गया है, मुद्दों की कमी हो गई है? इस कारण ये चुनाव का वक्त, और चुनाव में भी जो मूल मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों को यहाँ बीजेपी नहीं ला पाई, और राहुल गांधी पर जो हमला है वो भी बैकफायर कर रहा है, ऐसा माना जाए तो? यानी साफ शब्दों में क्या अकाल पड़ गया है बीजेपी के पास मुद्दों का, नरेंद्र मोदी के पास? अकाल पड़ गया है राजीव जी। पूरी ताकत थी वो हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव पैदा करके हिंदुओं को पोलराइज करने की पूरी बात थी। मैंने जैसा जिक्र किया आपको कि 84% हिंदू हैं जम्मू में,
जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 84%। उसके बावजूद हिंदू सम्राट जिनको कहा जाता है वो नहीं है, योगी जी नहीं। आप पूरे चुनाव में देखिए कि कौन लोग इनका प्रचार कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री वो गेस्ट स्पीकर की तरह आते हैं और विदेश चले जाते हैं। आप देखिए कि लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं। फिर कौन बचे? केवल अमित शाह और जेपी नड्डा। क्या आपको कोई तीसरा आदमी नजर आता है जो बीजेपी की तरफ से प्रचार कर रहा हो? आपको दिखाओ राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता जम्मू में या कश्मीर में दिखाओ या हरियाणा में दिखाओ, कोई मुद्दा ही नहीं है। इनके पास एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा था, वो फ्लॉप हो गया। कर्नाटक में फ्लॉप हो गया, पंजाब में फ्लॉप हो गया, बंगाल में फ्लॉप हो गया, तेलंगाना में फ्लॉप हो गया, उत्तर प्रदेश में फ्लॉप हो गया, महाराष्ट्र में फ्लॉप हो गया। तो इसलिए एक तो वो खत्म हो गया। दूसरा, कांग्रेस पर हमला कर रहे थे ये कि राहुल गांधी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो चुनाव के जरिए राहुल गांधी को खत्म नहीं कर पाए तो अब फिजिकली खत्म करने की धमकियां दी जा रही। मतलब आप अगर डेमोक्रेटिकली एक अपने विरोधी को मैदान से नहीं हटा सकते हैं तो अब आप फिजिकल एलिमिनेशन की प्रोसेस में चले गए। इसका मतलब वही है कि जो हमने देखा कि जिस तरह की गांधी जी की हत्या हुई थी और जिस तरह का माहौल बना था, ये पूरा का पूरा मामला वैसा ही है कि आप मतलब एक सिख जो है पार्लियामेंट का मेंबर और मंत्री जो है वो न सिर्फ धमकी दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं अपनी टिप्पणी पर कायम हूँ। आप देखिए उसकी हिम्मत देखिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा विद्रोह इसके खिलाफ हो जाए, कोई रॉयट्स हो जाए, कोई दंगे हो जाए, कोई बड़ी हरकत हो जाए जिससे कि ये पूरी की पूरी जो चुनाव की प्रोसेस है ये रुक जाए। ये पूरा का पूरा खेल है। और ये आप इसीलिए देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखें नहीं घोषित हो रही। महाराष्ट्र की चुनाव की तारीखें नहीं घोषित हो रही हैं और वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा आप तोड़ रहे हैं। आप अगर देखें वन नेशन वन इलेक्शन का जो वॉल्यूमिनस रिपोर्ट है 3000 पन्नों की है, 3000 पन्नों से ज़्यादा की, वो कैबिनेट में पेश होती है और बिना किसी आवाज़ के वो पारित हो जाती है। कैबिनेट का कोई सदस्य उसको पढ़ पाया होगा या नहीं पढ़ पाया होगा, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। और कैसे आप आज इस तरह की बातें कैसे कर रहे हैं? जब आप चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, एक दो राज्यों में नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप पूरे देश में कैसे करवाएं? और क्या करवाना संभव है? जिस तरह के का संशोधन करना पड़ेंगे संविधान में, दो बड़े बड़े संशोधन करना पड़ेंगे, जिस तरह का बहुमत चाहिए आपको दोनों सदनों में, वो नहीं है आपके पास। आपको राज्यों की जो सहमति चाहिए वो नहीं है आपके पास। और इन चुनाव के बाद आपके हाथ से 4 राज्य और खसक जाएंगे। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आप वन नेशन वन। कुछ इस तरह का है कि ये घबराए हुए हैं और वो उस घबराने में ये हो रहा है कि हर तरफ अटैक कर रहे हैं। ये जैसे पानी में आदमी घुस जाए और उसको तैरना नहीं आए तो वो चारों तरफ हाथ मारने लगता और बार बार सांस लेने के लिए मुंडी ऊपर उठाता है। ये एग्जैक्टली वही हो रहा है और आप देखेंगे इसके परिणाम देखेंगे। एक बहुत बड़ी बात है कि कश्मीर में फर्स्ट फेज का वोटिंग इतने शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। ये इनके लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि इतना शांतिपूर्ण तरीके से कैसे हो गया, बिना वायलेंस के कैसे हो गया, कोई टेररिस्ट डिस्ट्रप्शन क्यों नहीं हुआ। ये बड़ी बात है। और अब सेकंड फेज का 25 को हो जाएगा, फिर थर्ड फेज का 1 अक्टूबर को हो जाएगा। ये जो है पूरा का पूरा ये बहुत
इसको ये लोग बहुत चिंता की नज़र से देख रहे हैं राजीव जी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, देखिए सही बात तो ये है। और मुझे नहीं लगता कि अब ये जिस स्थिति में है, अगर मुद्दा चाहिए होता तो प्रधानमंत्री अपने सारे विदेशी दौरे रद्द करके देश के चुनाव में लगते। आप शपथ लेते ही तुरंत रूस चले जाते हैं, फिर ऑस्ट्रिया चले जाते हैं, वहाँ से लौटते हैं तो फिर इटली चले जाते हैं, फिर वहाँ से लौटते हैं तो सिंगापुर चले जाते हैं, ब्रुनेई चले जाते हैं, फिर वहाँ से लौटते हैं तो अमेरिका चले जाते हैं, फिर अब लौट रहे हैं तो रूस चले जाएंगे। आप सोचिए कि जून से नवंबर तक 12-13 विदेश यात्राएं करना, और ये इलेक्शन का टाइम है। इसका मतलब क्या है कि आप इलेक्शन से भागना चाहते हैं, जनता को फेस नहीं करना चाहते। ये कुल मिलाकर मुद्दा है। अगर आपके पास कोई मुद्दा होता बीजेपी के पास, तो वो इलेक्शन से नहीं भागते प्रधानमंत्री। उन्होंने छोड़ दिया पूरा, अमित शाह जी पर छोड़ दिया है और नड्डा जी पर छोड़ दिया और संघ पर छोड़ दिया है कि आप जानिए और आपका काम जाने, मैं तो चला। ये हो रहा है जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दों का अभाव है। और इन मुद्दों के अभाव में जब हम आज जम्मू कश्मीर के चुनाव पर जिक्र कर रहे हैं प्रशांत जी, तो यहाँ क्या कुछ दिखाई देता है? क्या यहाँ भी बीजेपी के पास, या बीजेपी की जो, हालांकि यहाँ सहयोगी नहीं है लेकिन फिर भी अंदर खाने बहुत सहयोगी, तो वो कह रही है, बीजेपी खुद कह रही है कि इनका साथ मिल जाएगा, उनका साथ मिल जाएगा। लेकिन आखिर मुद्दे क्या हैं? बीजेपी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? न सिर्फ जम्मू कश्मीर का चुनाव, हरियाणा का चुनाव देख लीजिए। जैसा अगर साहब कह रहे थे कि आने वाले और 4 राज्यों के जो चुनाव हैं वो भी बिना मुद्दे के लड़ते हुए बीजेपी, और शायद इसी कारण बीजेपी, नरेंद्र मोदी खासकर, वो पिछले आप देख लीजिए जून से लेकर अभी तक 10-12 यात्राएं कर ली विदेश की। भाई देखिए, हरियाणा में मुद्दा किसानों के बीच में एमएसपी गारंटी है, जिससे बीजेपी भाग रही है। कोई कमिटमेंट देना नहीं चाहते। पहलवानों का मामला है जो विनेश फोगाट के साथ जंतर मंतर पे हुआ, जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया, जिसको दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कंफर्म किया कि ये आरोप सत्य थे। ये सब हो रहा है। बेरोजगारी का मामला है हरियाणा में, अग्निवीर का मामला है। इन सब में कोई भी कमिटमेंट नहीं है। तो ये उनको जवाब देना है, जिसमें उनको जवाब देना है, जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता उठा रही है। आप चाह रहे हो कि हिंदू मुसलमान के डिबेट पर, हिंदू मुसलमान के विमर्श पर जनता आपको वोट दे दे और आप सरकार में आ जाओ, और फिर आप वही करोगे जो आप करते आए हो। ये बिजनेसमैन के लिए रास्ते खोलोगे, अडानी के लिए रास्ते खोलोगे। अभी एक मीडिया हाउस में रिपोर्ट आई है कि किस तरह मोदी जी के किसी भी विदेश यात्रा के जाने के तुरंत बाद अडानी जी को ठेके कैसे मिलते हैं। बहुत रिसर्च करके डिटेल रिपोर्ट एक आई है। तो आप हरियाणा में भी यही करना चाहते हो। कश्मीर में भी आप देखिए कि कश्मीर में कश्मीर की जनता सिलेंडर नहीं मांग रही है, कश्मीर की जनता स्टेटहुड मांग रही है। सिलेंडर तो वो ले लेंगे। एक अच्छी बात जो कश्मीर के इस यात्रा के दौरान मुझे दिखाई दी है कि कश्मीर का आवाम में लगभग ये कंसेंसस है अब कि हम अपनी मांगे अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में डेमोक्रेसी के रास्ते से ले सकते हैं। ये विश्वास कश्मीर के लोगों में आया है। ये बहुत स्वागत योग्य है और इसको समझना चाहिए सारी राजनीतिक पार्टियों को भी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझना चाहिए कि कश्मीर का आवाम अब ये कह रहा है। अब वो सेपरेटिस्ट इनके हीरो नहीं है। अब इनके हीरो, अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी इनका हीरो नहीं है। ये सब पॉलिटिकल पार्टी को शक की निगाह से देखते हैं, क्योंकि सबका पास कहीं ना कहीं कश्मीरियों के हिसाब से गड़बड़ रहा है। तो लेकिन ओवरऑल जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक बात जो कश्मीर के कई हिस्सों में घूमने के बाद दिखाई देती है कि कांग्रेस पार्टी से भी ज़्यादा यहाँ पे राहुल गांधी लोकप्रिय हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी उसका फायदा मिल रहा है। तो ये एक नई तब्दीली कश्मीर में देखने को मिल रही है और एक बहुत स्वागत योग्य बात कि कश्मीर के लोग
अब अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो मताधिकार के जरिए ढूंढ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं कि एक तो जमहूरियत के रास्ते जाकर यहाँ की जो आवाम है वो अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो खोज रही है, और दूसरी तरफ यहाँ चुनाव भी हो रहे हैं, मुद्दों का अभाव बीजेपी के पास है, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी यानी उनकी जो पार्टी है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलर हैं, और इसकी चर्चा हम लोगों ने कल भी की थी। और ये साफ दिखाई दे रहा है, जब हम लोग भारत जोड़ो यात्रा के समापन पे यहाँ आए थे पिछले साल जनवरी में, तब भी इस चीज़ का जिक्र हमने किया था, और तब भी हमने देखा था यहाँ के युवाओं में एक जोश राहुल गांधी का नाम लेते ही भर जाता है। मैक्सिमम युवाओं में, मैं 100% की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैक्सिमम युवा जो हैं वो राहुल गांधी को पसंद करते हैं। अमलेंदु जी, एक बार जल्दी से आपके पास भी आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं खासकर ये जो चुनाव चल रहे हैं, न सिर्फ कश्मीर बल्कि हरियाणा के चुनाव भी चल रहे हैं, उस पर भी लगातार कवरेज हमारे साथी देख रहे हैं। हमारे सहयोगी बुशरा खानम लगातार हरियाणा को कवर कर रही हैं, आप भी हरियाणा कवर करके आ चुके हैं, समीरात्मज मिश्र आ चुके हैं हरियाणा को कवर करके। तो जरा आपसे भी समझूं कि दोनों राज्यों को अब बहुत नजदीक से अपनी टीम देख रही है, ऐसे में इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को का आकलन अगर करें तो कैसे करते हैं आप, कैसे करेंगे? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि दोनों राज्यों जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से रेत की तरीके से फिसल रहे हैं। ये अभी तक हम लोगों को समझ में आ रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है उनके मुताबिक, और जो हम लोग खुद देख करके आए हैं उसके मुताबिक भी ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से रेत के तरीके से ये दोनों राज्य फिसल रहे हैं। कांग्रेस मजबूती के साथ बढ़ रही है। अब तो भारतीय जनता पार्टी जो अब उधार लेना चाहती है नेताओं को, अब उस कुमारी शैलजा को लेकर दावत दी जा रही है कि भाई बीजेपी में आ जाइए, आपका वहाँ बड़ा अपमान हो रहा है। जैसे यहाँ तो बड़ा सम्मान करेंगे, तो या भारतीय जनता पार्टी में, अरे पहले भारतीय जनता पार्टी में अजवाणी जी का सम्मान करो तो शैलजा जी का कर लेना, लेकिन दावत दी जा रही है कि शैलजा जी आ जाइए क्योंकि आपका वहाँ बड़ा अपमान हो रहा है। तो अगर इस पर भारतीय जनता पार्टी उतर आए कि अब कांग्रेस के नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, किसी भी तरीके से बड़ा सम्मान मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं पहले दौर में ही हार मानने की तरफ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पड़ चुकी है। इसको इस तरीके से देखिए। उधर राजीव जी, हम लोग जो शुरू से कह रहे थे इस बात को कि जो इनेलो और बीएसपी के बीच समझौता कराया मतलब हुआ है, ये बीजेपी का कराया हुआ समझौता है, वो अब चीजें साफ हो रही हैं। अब शैलजा के प्रश्न को लेकर अगर जिस भाषा में भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, अगर वही भाषा आकाश आनंद जाकर के बोलेंगे तो समझा जा सकता है कि ये क्या चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति अपना रही है कश्मीर में, वही रणनीति अपना रही है हरियाणा में, यानी अपने बल पे नहीं बल्कि किसी भी तरीके से दूसरे जो वोट हैं उनके जरिए अपनी प्यास बुझा सके, इसका वो काम कर रही है। तो कश्मीर में भी उसका पूरा दारोमदार जो है वो अलगाववादियों के ऊपर है, और हरियाणा में भी पूरा जो है वो दूसरे छोटे छोटे दल हैं उनके ऊपर है कि ये काम बिगाड़े तो हम अपना कुछ काम बनाएं। तो इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी मुझको लगता है राजीव जी की दोनों राज्यों से आउट होने जा रही है, और कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की चर्चा हम और कैसे चौतरफा घिरी हुई है भाजपा भारतीय जनता पार्टी, उसकी बात कांग्रेस यहाँ कैसे लीड पे है, एज लेती हुई दिखाई दे रही है। और जो धरातल पे भी है अभी प्रशांत टंडन जी ने बताया कि यहाँ पर राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी का फायदा एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मिल रहा है, क्योंकि और दूसरा एक और भी है कि पीडीपी जो है वो यहाँ बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई नजर आती है, और अगर दहाई अंकों में पीडीपी के आंकड़े नहीं आते हैं तो उसका बहुत फायदा एनसी को यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। बीजेपी के लिए घाटी शून्य था और अभी भी शून्य है, ऐसा दिखाई देता है। एक बार जल्दी से आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रोफेसर साहब, आपसे जरा समझूं, ये दोनों चुनावों की बात हम कर रहे हैं, आने वाले चुनाव की बात भी बहुत हम करते रहते हैं, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की बात भी हम कर रहे हैं, और चूंकि कुछ रिपोर्ट्स जो हम लोग धरातल पे देख रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स जो हम लोग दे रहे हैं, और दूसरा जो है आप जैसे बुद्धिजीवी जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, उस आधार पर भी अब सियासत जरा इन दोनों के इर्द गिर्द, क्योंकि इतना तो है कि गठबंधन की सरकारें हैं और आने वाले समय में भी गठबंधन को हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए की बात मैं कर रहा हूं। ऐसे में इन दोनों दलों, दोनों गठबंधनों की रणनीति आज की तारीख में आपको क्या दिखाई देती है?
देखिए राजू जी, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मुकाबला बिल्कुल 1-1 है, माने बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। लेकिन एनएलओ गठबंधन है, वहां पर जेजेपी और एएसपी का गठबंधन है। ये केवल मुझे लगता है कि वोट कटवा की भूमिका में है। वहां पर एक अच्छी बात हरियाणा में ये हुई कि अरविंद केजरीवाल जब पहुंचे तो जैसा कि आशंका थी कि वो केवल बीजेपी पर हमला करेंगे या कांग्रेस पर भी हमला करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत सधी हुई भाषा में केवल बीजेपी पर हमला किया और ये कहा कि बीजेपी ने हमको इतना प्रताड़ित किया, जेल में रखा, और मैं भी हरियाणा का बेटा हूं और यहाँ का बच्चा भारतीय जनता पार्टी से इसका बदला लेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रति बिल्कुल साइलेंट रहे अरविंद केजरीवाल। ये जरूर उन्होंने कहा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। इससे ये उम्मीद बनती है कि अरविंद केजरीवाल जैसा महत्वाकांक्षी नेता, जिनके बारे में बहुत सारी आशंकाएं थी कि कहीं इंडिया गठबंधन उनकी वजह से टूट ना जाए, लेकिन अगर वो राहुल गांधी के पिछले दिनों उनके खिलाफ जब जेल उनको भेजा गया था उसमें राहुल गांधी खड़े हुए थे, अगर इस समय वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खामोश है तो ये दिखाता है कि इंडिया अलायंस अभी मजबूत है और आगे भी वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में रहेगा। आने वाले दिल्ली के चुनाव में भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़े। वो हरियाणा में तो बिल्कुल लड़ाई मुझे लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में दिखाई पड़ रही है। उन 90 सीटों पर जहां मुकाबला है वहां मिनिमम 50 सीटों पर कांग्रेस बढ़त की स्थिति में है और ये आंकड़ा 60 तक पहुंच सकता है। जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से कांग्रेस का जो गठबंधन है वो वहां पर मजबूत दिखाई पड़ रहा है। और जो स्टेट हुड की बात है, राहुल गांधी का जो ऐलान है उसके प्रति कश्मीरी अवाम ज्यादा संवेदनशील है। और प्रशांत जी ने बिल्कुल ठीक कहा, यहां से हम लोग भी महसूस करते हैं कि चाहे वो लद्दाख राहुल गांधी जब गए थे या भारत जोड़ो यात्रा में गए थे तो राहुल गांधी के प्रति जो कश्मीर के लोगों में दीवानगी दिखाई पड़ी थी, जो उनके प्रति विश्वसनीयता है, वो मुझे लगता है कि आज भारत के किसी भी नेता के प्रति कश्मीर के लोगों की विश्वसनीयता नहीं है। राहुल गांधी वहां जाएंगे और बीच में भी गए थे, वो एक निर्णायक मुझे लगता होगा जम्मू कश्मीर में। और इन चुनावों के बाद जो नतीजे हम लोग 8 तारीख को देखेंगे और उसमें निश्चित तौर पर न तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई उम्मीद दिखाई पड़ रही है, वहां बीजेपी निर्दलियों के सहारे है, गोपाल कांडा जैसे लोगों के सहारे है कि अगर वहां 10 निर्दलीय जीत करके आते हैं तो वहां थोड़ा खरीद फरोख्त हो जाए, डरा लें, प्रलोभन दे दें, मंत्री बना लें, ये कोशिश में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लगी हुई है। उसी तरह की उम्मीदें उसको जम्मू कश्मीर में है। आश्चर्य इस बात का है कि अमित शाह वहां पर ईद और मुहर्रम पर एक सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी भी याद है कि होली और दिवाली पर 2 सिलेंडर देने का वादा किया गया था और वो तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने नहीं मिले। वो उत्तर प्रदेश जिसने पिछले 2 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को छप्पर फाड़ मैंडेट दिया, विधानसभा चुनाव में मैंडेट दिया, इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने सबक सिखाया कि अयोध्या भी आपको हारना पड़ा और वो मुद्दा था सबसे बड़ा संविधान को बचाने का। तो दरअसल अमित शाह जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अमित शाह की लॉन्चिंग हो रही है वहां से। अभी तक तो वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले नेता रहे हैं, लेकिन इस समय वो थोड़ा सा नरेंद्र मोदी के कदम पर जा रहे हैं कि सऊदी अरब जाए तो वो मुसलमानों से गले मिले और भारत में आकर के वो कपड़ों से पहचानेंगे और वो मीट मछली मटन और ये सब बात करेंगे। तो अमित शाह संभवतः, मेरी जानकारी में हो सकता है कि ना हो, लेकिन अमित शाह ने पहली बार मुसलमानों के लिए इस तरह का वादा किया है। मैं इसको समझता हूं कि एक लॉन्चिंग है नरेंद्र मोदी के एक उत्तराधिकारी के रूप में, कि वो अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के हर प्रदेश में उनकी अपनी पहुंच है, पहचान है, इसको वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रशांत जी ने जिस तरह इशारा किया था कि क्यों हिम्मत नहीं हुई हिंदू हृदय सम्राट और जो बुलडोजर न्याय करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ उनको, और वो तो जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में आपको मालूम होगा 2 पत्रकारों पर एफआईआर हो गई, केवल उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो सोकॉल्ड ठाकुरवाद है उसके कुछ आंकड़े जारी कर दिए थे
और वो ट्विटर पर अखिलेश यादव ने रिट्वीट कर दिया। तो उसके बाद एक अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी, इन दो पत्रकारों पर एफआईआर हुई है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उसी तरह से सरकार चलाना चाहते हैं। तो ये जो योगी आदित्यनाथ की मजबूती है वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? वहां पर भी उनको जाना चाहिए। अब वो तो भगवाधारी है, वो तो अपने आप को, और जो एफआईआर में लिखी हुई भाषा है उसको आप देखेंगे तो वो ईश्वर के अवतार कहे जा रहे हैं। तो ईश्वर के अवतार को अगर ले गए होते, और मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है, तो दो इस समय ईश्वर के अवतार अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर फिर भी चुनाव हार जाते हैं तब आप समझ लेंगे कि इस देश का जो मालिक है वो देश की जनता है, जिसे संविधान ने अधिकार दिया है। ये नॉन बायोलॉजिकल कहने से, ईश्वर का अवतार कहने से लोकतंत्र में चुनाव नहीं जीते जा सकते और लोकतंत्र में सत्ता अपने पास नहीं रखी जा सकती है। लोकतंत्र में संविधान की ताकत चलती है और लोगों की ताकत चलती है। चुनावी नतीजे जो कहने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, वो संकेत है कि आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस आप कह लें या राहुल गांधी की राजनीति कह लें, राहुल गांधी एक सर्वसम्मति से इस देश के सबसे विश्वसनीय नेता के रूप में हमारे सामने है। और वो राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि चाहे मुझे पॉलिटिकल नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, फिर भी मैं कास्ट सेंसस कराऊंगा, ये ऐलान उनकी शिद्दत को दिखाता है, उनकी राजनीतिक समझबूझ को दिखाता है और संविधान लोकतंत्र के प्रति उनकी अपनी शिद्दत को दिखाता है कि राहुल गांधी टिकने वाले नहीं है, चाहे उन्हें नुकसान ही क्यों ना हो। और जब ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो फिर लोग उसके साथ खड़े होते हैं। ये लोकतंत्र का पूरा इतिहास बताता है। जी राजू जी। प्रशांत जी, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? और ये भी समझना चाहता हूं कि आपके नजर से अब ये राजनीति कैसे, किस दिशा में मुड़ती हुई जाती हुई दिखाई देती है? देखिए, ये बात हम लोग लगातार कर रहे हैं। आप पिछले कुछ विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव का ट्रेंड देखिए। वोट काटने वाली पार्टियों को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। इस गेम को लोग अब समझ गए हैं। चाहे वो आप बीआरएस देख लीजिए, चाहे बीजेडी देख लीजिए, चाहे वो बीएसपी देख लीजिए, चाहे वाईएसआर कांग्रेस देख लीजिए, जेडीएस देख लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी देख लीजिए, और गुलाम नबी आज़ाद ने तो चुनाव से पहले सरेंडर कर दिया। तो ये जो वोट काटने वाली पार्टियां हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी अब बहुत कम है। ये बड़ा शुभ संकेत है कि लोग अब इतना परिपक्व हैं कि इस खेल को समझ रहे हैं कि बीच में से कोई खड़ा किया जाता है वोट काटने के लिए। वो सजाती होता है, आपकी जात का होता है, लेकिन वो केवल वोट काटने के लिए किसी को जिताने आ रहा है, जीतने चुनाव में नहीं आ रहा है। कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में भी ये जो वोट काटने वाली पार्टियां हैं, इनका हश्र आप देखिएगा। हो सकता है कि इसको लोग अभी उस ढंग से ना लें और कहें कि ये कैसी एनालिसिस है, लेकिन मैं अभी से कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए इंजीनियर राशिद की पार्टी है, उसको लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हरा दिया, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। लेकिन आप देखिए, कश्मीर का आवाम उनको उसी तरह देखेगा जैसे कर्नाटक ने जेडीएस को देखा। और ये एक नया ट्रेंड अक्रॉस इंडिया देखने को मिल रहा है, जो भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा अच्छा है। जी, भारत के लोकतंत्र के लिए ये नया ट्रेंड बहुत अच्छा है। आना चाहता हूं जल्दी से गर साहब आपके पास, और क्लोजिंग कमेंट के लिए जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, जो अब पॉलिटिक्स का जो दौर चल रहा है, जिसमें हम बहुत सारी बातें कर गए और करते रहते हैं, जिसमें मुद्दों की बात, बाकी बातें, बीजेपी, कांग्रेस, सब, लेकिन ये जो गठबंधन की राजनीति, ये भी आज नई नहीं है, पुरानी है। लेकिन इस दौर में जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं, या इनसे पहले जो बात प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे थे, जरा उस बात को ही आगे बढ़ाते हुए आपका इसमें नजरिया चाहता हूं कि क्या आने वाले समय में अब ये जो वोट कटुआ पार्टियां हैं वो भी हाशिए पर जाती हुई दिखाई देती हैं? जो चीज नजर आती है वैली में, खास करके कश्मीर में, मैं अभी किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहता हूं जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर। उसका बेसिक रीजन ये है कि पीडीपी ने करीबन 48 से 50 कैंडिडेट खड़े किए हैं,
और ये 50 कैंडिडेट कम नहीं होते हैं जो महबूबा मुफ्ती ने खड़े किए हैं, 50 के करीब कैंडिडेट, ये बड़ी संख्या है। और वो खुद नहीं खड़ी हुई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि कोई मतलब नहीं है चुनाव लड़ने से, मैं अगर मुख्यमंत्री बन भी जाऊं तो मैं वो चीज़ गोल्स अचीव नहीं कर सकती जो मैंने अपने मुखालफत में कहें। पर उन्होंने अपना पूरा भविष्य जो है अपनी डॉटर पर लगा दिया इल्तिजा पर। और वो उनकी जो 1996 से जो ट्रेडिशनल सीट है बिजबिहारा की, श्री कुपवाड़ा में और बिजबिहारा में, वहां से इल्तिजा को लगा। ये जो दो फैक्टर्स हैं, एक तो इंजीनियर रशीद का, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस का, नेशनल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का, और पीडीपी का, जो आपका मूल सवाल है मैं उस पर जवाब दे रहा हूं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ है और बीजेपी और ये तमाम लोग दूसरी तरफ हैं। तो इसलिए अगर इतना छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट, इतना छोटी विधानसभा है 90 मेंबर्स की, उसमें आप पाएंगे, अगर पुराना इतिहास देखें जम्मू कश्मीर का असेंबली का, तो आपको पता चलेगा कि एक एक दो दो लोगों के, चार चार लोगों के डिफेक्शन से, सपोर्ट विड्रॉल से जम्मू कश्मीर की असेंबली में बड़े फर्क होते रहे। तो मैं ये जो मुफ्ती का पूरा जो खेल है, महबूबा मुफ्ती का, और इंजीनियर रशीद को जो छोड़ा गया है इस खास मौके पर जेल से, जिसको वो डिनाई कर रहे हैं, पूरी तरह से डिनाई कर रहे हैं कि उनका वो बीजेपी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो उन्होंने जितने कैंडिडेट खड़े किए हैं, ये पूरा का पूरा खेल वही है राजीव जी, जो उत्तर प्रदेश में मायावती के जरिए बीजेपी करती रही है, या अभी भी आगे भी करना चाहती। तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको, अभी जो आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वोट कटवा पार्टी, बीजेपी ने अपनी पूरी उम्मीदें, जैसा मैंने कहा था कि उसने केवल 19 लोग खड़े किए 45 में से, तो ये बाकी लोग कौन हैं जिन पर बीजेपी की नजरें हैं, या बीजेपी की फंडिंग है, बीजेपी का सपोर्ट है, वो लोग कौन हैं? वो लोग इन्हीं लोगों में शामिल हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर वैली के लोगों को समझ में आएगा कि किसको वोट देना चाहिए अल्टीमेटली, क्योंकि रशीद साहब जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी बोल रहे हैं, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ भी बोल रहे हैं, अगर आपने उनसे बात की होगी या सुना होगा, और वो बीजेपी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलते हैं, इसका मतलब है कि वो कांग्रेस के भी खिलाफ बोल रहे हैं। तो इसलिए ये पूरा का जो पिक्चर है वहाँ अभी जम्मू कश्मीर का, मैं उसको कोई अभी बहुत कंक्लूसिव उस पर कंक्लूजन पर नहीं पहुँचना चाहता। ये एक तरफा है या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत बन जाएगी बिना पीडीपी की मदद के, या बिना राशिद इंजीनियर की मदद के, या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की, नेशनल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की मदद के, ये थोड़ा सा मुझे शक होता है। तो बीजेपी का पूरा जो दाव है हरियाणा में भी यही है और जम्मू कश्मीर में भी है, इसलिए थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा। मैं मतलब जी, आप क्योंकि वहाँ ग्राउंड पर हैं, इसलिए आपको ज़्यादा वहाँ के बारे में पता हो। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गर साहब, क्योंकि आज इंजीनियर रशीद की पार्टी
के ही एक नेता से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। कद्दावर नेता हैं, पहले पीडीपी में थे, अब इंजीनियर राशिद के साथ हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनका आज एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया हूं पहले, और इंजीनियर राशिद का इंटरव्यू भी लाइन अप है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जो बात आप कह रहे हैं, उसी दिशा में हम देख भी रहे हैं। और अभी खुलकर तो इस कार्यक्रम में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। उस इंटरव्यू को देखेंगे, आपके पास भी लिंक भेजूंगा, तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि अभी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में खेल कुछ और चल रहा है और जिधर आपका इशारा है वो बिल्कुल उसी दिशा में चल रहा है। और बहुत ही अभी बहुत कुछ, यानी कि चुनाव का रिजल्ट आने और उसके बाद जो कुछ होगा, और जिसमें दो सीटों, 4 सीटों वाले दल भी सत्ता में या सत्ता की मलाई खाते हुए दिखाई देंगे, ये समझ में आ रहा है। और कोई भी यहाँ एक तरफा नहीं कह रहा है इस चुनाव को। ये चुनाव हंग असेंबली के बारे में कई लोग बात करते हैं। प्रशांत जी, सही कह रहा हूं? यहाँ हंग की बात होती है और कुछ लोग खुलकर, जैसे इंजीनियर रशीद की बात, ये सब जो हैं वो खुलकर कहीं न कहीं ना बोलें, लेकिन दबी जुबान में एनसी और कांग्रेस के खिलाफ बात करते हैं। जी जी, देखिए, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं ये हंग असेंबली की बात वही कर रहे हैं। लेकिन जब आप आम जनता से मिलते हैं, यहाँ जो लोग कश्मीरी हैं या बाजारों में, या वो कुछ और बात करते हैं। वो एक तो पहली बात की बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं पॉलिटिकल बात करने को, और दूसरा कि जब वो बात करते हैं तो वो मुद्दों की बात करते हैं। तो वो मुद्दों से आप रिलेट करते हैं कि उनका रुझान किस पार्टी की तरफ होगा, एक बात। दूसरी बात कि वो लगातार सारे पॉलिटिकल पार्टीज को शक और शुभा की निगाह से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे भुगता है। तो इस बार कोई बहुत कुछ डिसाइसिव वो करने वाले। एक बात तो ये है कि ये चुनाव अब इस बार कश्मीर में बंदूक के साए पे नहीं होगा। लोग खुद वोट डालने निकलेंगे। वोट का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा, वैली में भी बढ़ेगा, बढ़ चुका है और भी बढ़ेगा। तो ये ट्रेंड अच्छा है कि लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये हंग असेंबली जैसी जो बातें हैं वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में देखते हैं कि क्या कुछ होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि लोग थोक के भाव में निकल रहे हैं, यानी कश्मीर में जो पिछले 10-20 सालों में हमने देखा कि लोग थोड़ा कतराते थे, बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन पहले फेज में भी हमने देखा है कि कुछ कुछ जगहों पे तो 80% से ज्यादा पोलिंग हुई है। और ये ट्रेंड यहाँ पर बरकरार रहते हुए हम देख सकते हैं आने वाले समय में जो 2 फेजेज बचे हुए हैं। और उसके अलावा ये चुनाव किस दिशा में जाता है, और अगर इसी ट्रेंड में, इसी थोक के भाव में, यानी कि ग्रुप में निकलते हैं लोग, ज्यादा संख्या में लोग निकल के आते हैं वोट देंगे, तो शायद रिजल्ट कुछ और भी हो। और यही हाल उधर हरियाणा में भी हम देखते हैं। तो देश की सियासत, जैसे हमारे तमाम वरिष्ठ साथी बता रहे हैं, देश की सियासत कुछ और दिशा में जाती हुई दिखाई देती है, जिसमें आने वाला वक्त जो है वो भी हम बहुत कुछ उस वक्त में देखेंगे और बहुत कुछ बदलते हुए हम देखेंगे। राहुल गांधी की राजनीति और प्रधानमंत्री की राजनीति को हम लगातार देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं यहाँ डाउन दिखाई देते हैं, हालांकि अभी वो अमेरिका की यात्रा पर हैं। तो इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं गर्ग साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी आपका, और अमलेंदु उपाध्याय जी आपका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया प्रशांत टंडन जी आपका भी, और शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो आप लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं आप लोगों के कमेंट जब ग्राउंड पे रहता हूं नहीं ले पाता हूं, लेकिन बाद में जरूर पढ़ता हूं, तो कमेंट जरूर लिखा कीजिए और अपनी बात, अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक और देश दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश किया कीजिए। आप में से कोई साथी अगर कश्मीर में है, कुछ लोगों के मैसेज देखा भी जो कश्मीर में है, श्रीनगर में है, उन साथियों को भी स्पेशल नमस्कार, स्पेशल आदाब, स्पेशल सत श्री अकाल और सलाम करता हूं। और इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।